भारत में भी एक समय पर धर्म के नाम पर बहुत सारी कुरीतियां हुआ करती थीं। इनमें आपको याद होगा, हमारे देश में बाल विवाह की कुरीति थी, सती प्रथा की कुरीति थी, हमारे देश में दहेज प्रथा की कुरीति थी। ये सारी गलत प्रथाएं हमारे समाज में होती थीं, शामिल थीं। एक समय पर तो भारत में हिंदू विधवाओं को दोबारा विवाह की इजाजत तक नहीं दी गई थी। जिन लोगों ने इन प्रथाओं का विरोध किया और इनका अंत किया, उन्हें हमारे यहां ईश निंदा करने वाला नहीं बल्कि समाज सुधारक माना गया। यह फर्क आज दुनिया के सभी लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि जब किसी धर्म की कुरीतियों को मिटाया जाता है तो वो धर्म भ्रष्ट नहीं होता, बल्कि वो धर्म और ज्यादा परिपक्व और ज्यादा सौहार्दपूर्ण होता है। इसलिए चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, हम आपसे आज यही कहना चाहते हैं कि आज अगर आपके धर्मगुरु, अगर आपके नेता आपको गलत काम करने के लिए सिखा रहे हैं, अगर आपको ये कह रहे हैं कि पुराने जमाने से जो कुरीतियां चलती आ रही हैं उन्हें आप जारी रखिए, तो फिर वो आपको भटका रहे हैं। उनके बहकावे में आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और आज जिन मुट्ठी भर मुसलमानों को आपने सड़क पर यह प्रदर्शन करते हुए देखा, ये वही भटके हुए मुसलमान हैं। हम आज भी ये कहना चाहेंगे कि भारत में जो आम मुसलमान है वो ऐसा नहीं है। वो आज भी अमन पसंद है, शांति पसंद है। वो आज भी भारत के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति बहुत लॉयल है, वो भारत के साथ है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर मुसलमान और कुछ नेता और कुछ मौलवी इन लोगों को कंफ्यूज करते हैं, इन लोगों को गलत रास्ते पर भटकाते हैं। हमारी जो जंग है वो ऐसे लोगों के खिलाफ है। यूरोप भी एक जमाने में कट्टरपंथ का शिकार था। वहां धार्मिक मामलों में चर्च का बहुत दखल हुआ करता था और चर्च की मान्यताओं का विरोध करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। लेकिन 17वीं शताब्दी में यूरोप में कई क्रांतियां हुई और लोगों ने चर्च का दखल बंद करने की मांग की। सोचिए कि क्रिश्चियनिटी में भी कितने सारे बदलाव आए हैं। 17वीं शताब्दी में पश्चिम में उदारवाद की शुरुआत हुई। फिर 19वीं सदी के अंत तक यूरोप ने मल्टी कल्चरलिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद को अपनाया और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद की शुरुआत हुई। इन सारे बदलावों का मकसद यह था कि पश्चिम के समाज को ज्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए, यानी वहां रंग और धर्म के नाम पर भेदभाव खत्म किया जाए और अलग अलग मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोगों को जगह दी जाए। सबके लिए जगह होनी चाहिए। लेकिन आज कट्टरपंथी इस्लाम की वजह से यूरोप इस्लामिक फासीवाद के दौर में पहुंच गया है, जहां कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें यूरोप के देशों के सेक्युलर ढांचे को अब ध्वस्त कर देना चाहती हैं। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर अब आपको ध्रुवीकरण देखने को मिले। लेकिन फ्रांस इसे रोकने के लिए आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत महत्वपूर्ण कानून बनाने वाला है। इस कानून का मकसद है फ्रांस के रिपब्लिक यानी गणतंत्र के मूल्यों को बचाना। यह कानून सबका उद्धार करते हुए सबको बराबरी का हक देने का वादा करता है। इसमें एक बड़ी बात यह है कि फ्रांस अपने यहां कट्टरवाद से लड़ाई लड़ेगा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करेगा ताकि इन लोगों को कट्टरपंथ के रास्ते से हटाकर विकास के रास्ते पर लाया जा सके। इस कानून के जरिए फ्रांस में अलगाववाद फैलाने वालों पर भी बहुत सख्ती बरती जाएगी। और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं। उनकी उम्र सिर्फ 42 साल है और वो एक लिबरल यानी उदारवादी नेता माने जाते हैं। नए कानून के जरिए मैक्रों अपने देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। उनका मकसद है कि जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं और नफरत फैलाते हैं उन्हें कड़ी सजा मिले, और जो लोग सच में धर्म पर विश्वास रखते हैं और सही रास्ते पर चलना चाहते हैं उन्हें कोई समाज में परेशानी ना हो। इस कानून के तहत फ्रांस की सरकार अपने देश की मस्जिदों पर नजर रख पाएगी और वहां शिक्षा देने वाले धर्म गुरुओं को नए सिरे से ट्रेनिंग देगी और उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं भारत में ऐसा कभी होगा कि जो धर्म गुरु हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा? फ्रांस में कैसा इस्लाम चलेगा उस पर ट्रेनिंग होगी और वैसा ही इस्लाम पढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर मैक्रों के फ्रांस में इस्लाम का फ्रेंच संस्करण विकसित किया जाएगा जिसमें फ्रांस के धर्मनिरपेक्षता के मूल्य शामिल होंगे और फ्रांस के मुसलमानों को वहाबी और कट्टरपंथी सोच का शिकार होने से बचाया जाएगा। और अगर आप उस सोच में विश्वास करते हैं तो फिर फ्रांस में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी।
और आज हम ये बात इसलिए आप सबसे कह रहे हैं कि समय आ गया है कि भारत को भी अब अपने देश में ऐसा ही कानून लाना चाहिए। हम लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही समय है। मैक्रों एक नेता के तौर पर दुनिया भर के लिए मिसाल बन सकते हैं, क्योंकि वो बिना किसी से धार्मिक आज़ादी छीने अपने देश के लोगों को ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा सेकुलर माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं और अपना ये उद्देश्य हासिल करने के लिए वो इस्लाम की कट्टरपंथी ताकतों से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 42 साल के इस युवा नेता ने पूरी दुनिया को जो रास्ता दिखाया है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। और आज इस युवा राष्ट्रपति ने, इस युवा नेता ने यह बता दिया है कि दुनिया को आगे चलकर इस कट्टरपंथी सोच से कैसे निपटना होगा। सोचिए, हमारे पूरी दुनिया में एक से एक तजुर्बेकार नेता बैठे हुए हैं हर देश में, लेकिन इस युवा नेता ने इन सारे नेताओं के मुकाबले एक लीड ले ली है। भारत में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग हो रही है, वो भी इसी तरह से देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो धार्मिक आजादी के नाम पर भारत में चलने वाले अलग अलग धार्मिक कानून समाप्त हो जाएंगे और संविधान ने नागरिकों को बराबरी देने का जो वादा किया था, वो वादा 70 साल के बाद ही सही अब कहीं जाकर पूरा हो जाएगा। हालांकि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड अब भी बहुत दूर है। फ्रांस तो करके दिखा देगा, लेकिन हमें लगता है भारत को भी बहुत समय लगेगा। और एक और बड़ी बात आप सोचिए, चीन ने भी अपने यहां इस्लाम का एक चाइनीज संस्करण लागू करके रखा है। चीन अपने यहां मुसलमान, जिन्हें वो वीगर मुसलमान कहता है, उन पर लगातार अत्याचार करता है, उन्हें जेल में डालकर रखता है, उनके कंसंट्रेशन कैंप्स उन्होंने बना रखे हैं। लेकिन ये सारे कट्टरपंथी मुसलमान, इस्लाम को मानने वाले लोग, आज तक इन्होंने एक बार भी चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कभी भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं किया। चाहे वो इमरान खान हो, टर्की के राष्ट्रपति हों, कहीं के कोई लोग हों, महातिर मोहम्मद हों, इन्होंने कभी भी चीन पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की है। यह भी आज आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर भारत चाहे तो फ्रांस के नए कानून को एक टेम्पलेट मानकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की नींव रख सकता है। और जैसा हमने आपसे कल कहा था, आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत यही है, लोकतांत्रिक देशों में संविधान को धर्म से ज्यादा महत्व दिया जाए और लोग पहले संविधान की कसम खाएं और फिर अपने अपने धर्म का पालन करें। यह बहुत जरूरी है। भारत के जो लोग फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, उन्हें एक बात समझनी चाहिए, और वो ये कि कट्टरपंथ के खिलाफ होना इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जो बड़ी कंफ्यूजन पैदा की जा रही है वो ये है कि कट्टरपंथ के खिलाफ फ्रांस जो कर रहा है या कट्टरपंथ के खिलाफ हम जैसे लोग जो आवाज उठाते हैं, लोग उस आवाज को इस्लाम के खिलाफ समझ लेते हैं। हमारी आवाज इस्लाम के खिलाफ नहीं है, हमारी आवाज कट्टरपंथ के खिलाफ है। और कट्टरपंथ और इस्लाम एक नहीं है। कट्टरपंथ अलग है, इस्लाम धर्म अलग है। फ्रांस की जो लड़ाई है ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ये कट्टरपंथ इस्लाम के खिलाफ है। अगर इसमें से कट्टरपंथी हट जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये पूरी कवायद कट्टरपंथियों को हटाने की है। कट्टरपंथ के खिलाफ होने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को उनकी अलग अलग विचारधाराओं और अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद राष्ट्र के मूल्यों के नाम पर एक साथ लाया जाए। और जब किसी देश के लोगों में विविधता के बावजूद ऐसी एकता की भावना विकसित हो जाती है तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भारत में भी मुस्लिम समुदाय से ऐसे लोगों को सामने आने की बहुत जरूरत है जो कट्टरपंथ में विश्वास नहीं करते, जो दूसरे धर्मों और विचारधाराओं के प्रति उदार रहकर भी अपने धर्म के दिखाए रास्ते पर चलना जानते हैं। आज हमने भारत के मुसलमानों द्वारा फ्रांस का विरोध किए जाने पर कुछ ऐसे ही इस्लाम के जानकारों से बात की है जो खुद उदारवादी हैं। इन लोगों की बातें सुनकर आज देश के मुसलमानों को यह समझ में आ जाएगा कि इस्लाम की असली परिभाषा क्या है और विविधता का सम्मान करते हुए कैसे धर्म के रास्ते पर चला जा सकता है। ठीक है, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने कार्टून बनाई, ये बिल्कुल ही गलत काम किया, गलत करा है। जब किसी के एक रिलीजन के अंदर ये चीज़ सख्ती से मना है तो ये गुनाह किया है, लेकिन आम पब्लिक जाकर के बदले नहीं ले सकती है। वो बेगुनाहों को जाके चर्च के अंदर मार नहीं सकती है। वो भी गुनाह है, गुनाह कबीरा है। वो हराम है किसी इबादतगाह के ऊपर, कोई भी इबादतगाह हो, चाहे हिंदुओं की हो, चाहे ज्यूइश की हो, चाहे सिखों की हो और चाहे क्रिश्चियंस की हो,
ये इस्लामिक फासिज्म फैलाया जा रहा है। ये इस्लामिक फासिज्म करेक्ट वर्ड है इसके लिए। इसके पीछे वो वहाबी ताकतें हैं, वो वहाबी स्कूल ऑफ थॉट हैं जो इस तरह के नौजवानों में फैलाई जा रही हैं, जो यूरोप तक के फैल गया है। हम तो हिंदुस्तान में झेलते ही हैं इनको, ये यूरोप तक के फैल गया है। We need to understand what a nation is and what a country is. A country or a nation based on a constitution cannot allow for religiosity to determine laws. Laws by their very nature are made so that future generations can, through parliament, change those laws. Anytime there's a law that cannot be changed, that is medieval and tribal in nature. And that is why, while the world is moving ahead, most of the Muslims are constrained and live in a very medieval approach of loyalty to the ummat or the ummah, as they now say. अगर समय रहते भारत ने अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं किया तो जो तस्वीरें आज भारत के अलग अलग शहरों से आई हैं वो आम हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी भारत के मुसलमानों ने देश की राय से अलग जाकर इस तरह से प्रदर्शन नहीं किए हैं। बहुत बार किए हैं, हर बार किए हैं। आप खुद सोचिए, जब कभी भारत की टीम पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में हार जाती है तो हमारे देश के कुछ लोग पटाखे क्यों जलाते हैं, खुशियां क्यों मनाते हैं। जब कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है तो कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं जो खुशियां मनाते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के कुछ मुसलमान चीन का खुलकर समर्थन करते हैं, और वो भी तब जब चीन खुद अपने यहां रहने वाले वीगर मुसलमानों पर अत्याचार करता है। सवाल है, क्यों करते हैं? भारत इजराइल का समर्थन करता है जबकि भारत के ज्यादातर मुसलमान फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। भारत के ज्यादातर लोग एनआरसी, नए नागरिकता कानून के समर्थन में हैं, लेकिन भारत के कई मुसलमानों को इन दोनों ही व्यवस्थाओं से तकलीफ है, वो इसका भी विरोध करते हैं। भारत के कुछ मुसलमान तब खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं, जब भारत क्रिकेट मैच में पाकिस्तान से हारता है। अब आपको याद होगा, कुछ लोग हैं जो जश्न मनाते हैं जब पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत का कोई फाइटर जेट गिरा दिया जाता है, जब हमारे किसी पायलट को पाकिस्तान में पकड़ लिया जाता है। तब भी आपको याद होगा, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे ऐसे संदेश मिलते हैं जहां खुशियां मनाई जा रही होती हैं। ये लोग कौन हैं? इन लोगों की संख्या कितनी है? ये लोग क्या चाहते हैं? और अगर जो ये चाहते हैं उसके बावजूद भी ये भारत में ही रहना चाहते हैं। ये मुट्ठी भर लोग, आप कभी नोट कीजिएगा, कभी भी हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के विरोध में सड़कों पर नहीं उतरते। पुलवामा में जब आतंकवादी हमला हुआ और ये हमला करने वाले मसूद अजहर के पोस्टर्स कभी नहीं जलाते, उसकी तस्वीरों को जूते कभी नहीं मारते। आपने शायद ही कभी इन मुट्ठी भर लोगों को इन आतंकवादियों का विरोध करते हुए देखा होगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में फ्रांस का विरोध करने के लिए ये लोग सड़कों पर उतर आते हैं। भारत के लिए कभी नहीं उतरे होंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि ये सब रोकने के लिए एक रेखा खींची जाए। लक्ष्मण रेखा की हम बात तो बहुत करते हैं। लक्ष्मण रेखा हमारा पसंदीदा शब्द है। हर जगह लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन लक्ष्मण रेखा का पालन कोई नहीं करता। और इस रेखा का उल्लंघन करने वालों को सजा हो, यह रेखा ये सुनिश्चित करे कि किसी का सिर कलम करना कबूल नहीं किया जाएगा, आतंकवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं और इस बात पर लोगों का खून बहा दिया जाए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक रेखा, एक लाइन तो आज आपको खींचनी ही पड़ेगी, और वो लाइन यहां से शुरू हो सकती है कि आतंकवाद का समर्थन किसी कीमत पर नहीं, किसी की हत्या का समर्थन किसी कीमत पर नहीं। जब तक ये लाइन नहीं खींची जाएगी तब तक समाज को जोड़े रखने वाली लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड ऐसे ही होता रहेगा। अब आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं आतंकवाद से जुड़ा हुआ। यह आंकड़ा वर्ष 1970 से वर्ष 2017 के बीच दुनिया भर में हुए आतंकवादी हमलों का है, और इसके मुताबिक इस दौरान पूरी दुनिया में 1,81,000 से ज्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं, और इनमें से 60% 11 सितंबर 2001 के दिन अमेरिका में हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकवादी हमले के बाद हुए हैं, यानी 9/11 के बाद हुए हैं। ये आंकड़े 2017 तक के हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों में भी दुनिया में हजारों आतंकवादी हमले हो चुके हैं, और अगर आप इसका औसत निकालेंगे तो पता चलेगा पिछले 50 वर्षों में दुनिया में हर दिन 5 आतंकवादी हमले हुए हैं। इन हमलों को न रोके जाने की वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया के देश और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं अब तक आतंकवाद की
परिभाषा तक तय नहीं कर पाई है। कुछ लोगों के लिए वो व्यक्ति आतंकवादी होता है जो दूसरों के लिए, कुछ के लिए आतंकवादी होता है और दूसरों के लिए फ्रीडम फाइटर बन जाता है। जो खबर किसी के लिए सच होती है दूसरों के लिए हेट न्यूज में बदल जाती है। एक कमरे में बैठकर कुछ लोग इन तमाम परिभाषाओं को तय करते हैं और इसका नतीजा दुनिया भुगतती है। यही बात तमाम समस्याओं की जड़ में है। इसे समाप्त किए बगैर किसी भी देश और उसकी व्यवस्थाओं को बदला नहीं जा सकता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब समय आ गया है। पश्चिम के देश समझ चुके हैं। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक भारत आतंकवाद का शिकार सबसे बड़ा देश हुआ करता था। हम हर जगह जाते थे, आतंकवाद का मुद्दा उठाते थे और कोई हमारी बात नहीं सुनता था। ना अमेरिका सुनता था, ना यूरोप के देश सुनते थे, ना संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद के बारे में हमारी बात सुनता था। और तब हम लगातार ये बात कहते थे कि आतंकवाद आज हमें परेशान कर रहा है, लेकिन एक दिन ये आतंकवाद आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। ये आतंकवाद आपके दरवाजे पर जिस दिन दस्तक देना शुरू कर देगा, जिस दिन आपके लोग इस आतंकवाद से मरने लगेंगे, उस दिन आपको इसके बारे में समझ में आएगा। उस दिन आपको कट्टरपंथी सोच क्या होती है ये बात समझ में आएगी। अमेरिका के पास उनके देश में 9/11 हुआ, उस दिन उन्हें समझ में आया कि कट्टरपंथी सोच क्या होती है, आतंकवाद क्या होता है। पहली बार उस दिन समझे थे। और यूरोप में फ्रांस जैसे देश जो लगातार दिल खोलकर, अपने दरवाजे खोलकर खड़े रहते थे शरणार्थियों के लिए और कहते थे कि आप आइए, हम हर किसी को शरण देंगे। फ्रांस जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, स्वीडन जैसे देश ये खुलकर शरणार्थियों को अपने यहां लेते थे। अब जब इनके दरवाजों को तोड़कर शरणार्थी इनके घरों में घुस आए और खुलकर हत्याएं कर रहे हैं, अब इनको समझ में आया है कट्टरपंथ क्या होता है, आतंकवाद क्या होता है। लेकिन भारत में और इन देशों में फर्क यह है कि इन देशों ने तुरंत बिना समय बर्बाद किए अपनी व्यवस्था में बदलाव कर लिया। लेकिन भारत इतने वर्षों तक यह मुद्दा उठाने के बावजूद अपनी इंटरनल सिक्योरिटी तो ठीक कर पाया, लेकिन उसने ना तो अपने कानूनों में कोई बदलाव किया है, ना अपने समाज में कोई बदलाव किया है, ना संविधान में कोई बदलाव किया है, जो कि बहुत जरूरी है। इस मामले में भारत जैसे देश फ्रांस से हमेशा पीछे थे, अमेरिका से हमेशा पीछे थे और आज भी पीछे ही रहेंगे। कट्टरपंथ का विरोध कैसे किया जाता है, इसकी एक तस्वीर आज जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आई है, जहां कल आतंकवादियों ने बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या कर दी थी। आज जब बीजेपी नेताओं का जनाजा निकला तो उसमें कुलगाम के हजारों लोग शामिल थे। ये हजारों लोग आतंकवादी हमले के विरोध में इकट्ठा हुए थे। सोचिए, कश्मीर में आतंकवाद का विरोध हो रहा है। यह है बदलते भारत की तस्वीर। आप इसे बदलते कश्मीर की एक शुभ तस्वीर कह सकते हैं। और देश के तमाम मुसलमान चाहें तो इन तस्वीरों से सबक सीख सकते हैं और सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखा सकते हैं। इन नेताओं की हत्या इसलिए की गई क्योंकि ये कश्मीर में आतंकवाद का विरोध कर रहे थे। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इन नेताओं की हत्या के विरोध में हमारे देश के कितने लोग सड़कों पर उतरकर वैसे ही प्रदर्शन करते हैं जैसे वो फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन आज कर रहे थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.